इवन उनकी नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात हुई और रा के चीफ के साथ भी मुलाकात हुई। फिर जो उनके वजीर दाखिला थे, वजीर खारजा थे, फिर उनके वजीर दिफा थे, उन सब के साथ उनकी मीटिंग वहां पे होती रही। ये वक्त जो साहब लेके गए थे उनका नाम इब्राहिम सदर है और ये पुराने कमांडर हैं तालिबान के। बल्कि जब मुल्ला उमर का दौर था और 2001 तक जब तालिबान की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त ये नायब वजीर दिफा थे और ये बहुत ही अहम उस वक्त कमांडर होते थे। और फौज को डिजाइन करना अपने लिए और फिर उनको लड़ने की ट्रेनिंग देना, ये सारे काम इब्राहिम सदर साहब के होते थे। फिर जब अमेरिकन ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो इब्राहिम सदर साहब अफगानिस्तान से ईरान चले गए। तो इनकी बाकी जिंदगी जो है वो ईरान के अंदर गुजरी और वहां पे कुछ और तालिबान लीडर भी थे जो इनके साथ वहां पे रहे। तो तकरीबन आप ये समझे कि 20-22 साल ये ईरान के अंदर रहे और इस दौरान ये ना ईरान से बाहर निकले और ना ही इनका कोई बहुत ज्यादा राब्ता किसी के साथ था। ये सिर्फ अपने आप को इन्होंने ईरान तक महदूद रखा था और ये पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। ये उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ होते थे और जितना अरसा ये ईरान में रहे उस वक्त भी इनकी पाकिस्तान के साथ एक खास दुश्मनी रही या पाकिस्तान के लिए नापसंदीदगी इनके जो अमाल है उनके अंदर नजर आती रही। फिर ये वहां पे बहुत अच्छा रहे, वहीं पे इन्होंने कारोबार भी किया, वहां पे तालिबान के लिए ये फंडिंग भी करते रहे, इकट्ठी करते रहे। और उसी जमाने में इनका इंडिया के साथ भी एक रिलेशन डेवलप हुआ क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर इंडिया जो अपतरी फैलाना चाहता था, जो फसाद फैलाना चाहता था, उसके लिए वो दो इलाकों को इस्तेमाल करता था। एक तो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता था और अफगानिस्तान के वो इलाके जो बलोचिस्तान के साथ टच करते हैं या बलोचिस्तान के साथ जिनका कोई राब्ता है या बलोचिस्तान की सरहद पे जो इलाके मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ईरान से भी इंडिया ऑपरेट करता था। अगर आपको याद हो तो एक बहुत बड़ा जासूस इंडिया का ईरान से आता हुआ, चाबहार से बल्कि आता हुआ, वो बलोचिस्तान के अंदर पकड़ा गया था और इस वक्त भी वो पाकिस्तान की हिरासत में और उसका नाम कुलभूषण यादव है। कुलभूषण यादव का ज्यादातर जो काम था वो इंडिया और ईरान के साथ और ईरान के जरिए फिर वो बलोचिस्तान के अंदर फसादात फैला रहा था और वहां पे उसने अपना प्रॉपर एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था कुलभूषण यादव ने। तो उस वक्त भी ये इब्राहिम सदर साहब जो थे ईरान के अंदर मौजूद थे और वहीं पे इनका इंडिया के साथ भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक पैदा हुआ। और उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो ये दोबारा अफगानिस्तान वापस गए और वहां पे ये जो इस वक्त जो तालिबान की लीडरशिप है ये उसके बहुत ज्यादा करीब है और बड़े अहम शख्सियत समझे जाते हैं। और इस वक्त भी जो तालिबान की फोर्सेज हैं उनको डेवलप करने में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इनके कुछ साथी भी हैं जिनके साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, जिनके अंदर एक मुल्ला मोहम्मद ज़ई साहब हैं। ये भी बहुत अरसा ईरान में रहे हैं और इन्हीं के साथ रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर इनके साथ एक दूसरे साथी जिनका मुल्ला गुल आगा नाम है। मुल्ला गुल आगा जो थे तालिबान गवर्नमेंट के अंदर या जो तालिबान तहरीक है उसके अंदर मालियात का महकमा चलाते थे और इनके पास ज्यादा रकम होती थी और यही पैसा इस्तेमाल करते थे और फंडिंग भी जमा करते थे। और ये याद रखें कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे कोई चीज भी सिस्टम के मुताबिक नहीं है, वहां पे दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक तो वहां पे पैसा बड़ा अहम होता है क्योंकि अगर पैसा होगा आपके पास तो फिर ही आप एक फोर्स क्रिएट कर सकेंगे। और दूसरा वहां पे पावर, अगर आपके पास पावर है तो फिर ही आप वहां पे अपने आप को सर्वाइव करवा सकेंगे और फिर ही आप मुल्क के अंदर कोई तब्दीली कर सकेंगे और फिर ही आप वहां पे अपने मामला चला सकेंगे। तो अब ये जो इब्राहिम सदर साहब हैं इनके पास पावर रही है हर दौर में। ये पहले नायब वजीर दिफा रहे हैं अफगानिस्तान के और उसके बाद जब दोबारा हुकूमत में आए हैं तो फिर ये नायब वजीर दिफा बने और ये बड़े ताकतवर आदमी है और ताकतवर शख्सियत है। और दूसरा जो इनके साथी हैं वो मुल्ला गुल आगा साहब हैं। मुल्ला गुल आगा साहब अमीर आदमी है, इनके पास पैसा है और मालियात का शोबा जो है आज भी इनके पास है और यही अफगानिस्तान के मालियाती अमूर को चला रहे हैं। और पहले से भी जो फंडिंग होती थी तालिबान की यही अरेंज करते थे और इन्हीं के पास पैसा होता था। तो यहाँ पावर और साथ साथ पैसा दोनों एक जगह पे इकट्ठे हुए, यानी कि इब्राहिम सदर साहब और साथ साथ मुल्ला गुल आगा साहब ये दोनों एक जगह पे जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। इसके साथ साथ फिर मुल्ला मोहम्मद ज़ई साहब हैं जो खुद ईरान नवाज हैं और को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इसी दौरान एक शेख अब्दुल हकीम साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और ये बहुत अरसा ये भी ईरान के साथ भी रहे और इनका जो ग्रुप है, जो इब्राहिम सदर साहब का ग्रुप है, ये उसी के अंदर शुमार होते हैं, उसी के साथ इनका ताल्लुक है और साउथ अफगानिस्तान के अंदर ये बहुत पावरफुल शख्सियत है। फिर अमेरिका के साथ जितने राब्ते रहे वहाँ जो अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन नवाज हुकूमत थी, करजई साहब की हो या अशरफ गनी साहब की हो, उस दौरान भी अमेरिकन के साथ इन्हीं का राब्ता रहा शेख अब्दुल हकीम साहब का। तो ये शेख अब्दुल हकीम साहब हैं, फिर मुल्ला मोहम्मद ज़ई साहब हैं, फिर इसके साथ मुल्ला गुल आगा साहब हैं और ये सब वो लोग हैं जो इस वक्त बहुत एक ही जगह पे इकट्ठे हैं और ये सब एक ग्रुप की फॉर्म में हैं। और इन सब का ताल्लुक ईरान के साथ है और फिर साथ साथ ये इंडिया के साथ है। तो इंडिया के साथ इनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं और इनके अंदर एक और कॉमन जो इन सब का एक करैक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि ये पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के साथ इनके कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और ना ये पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, ना ही अपने पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इनके साथ एक समी इब्राहिम साहब भी हैं। ये जो समी इब्राहिम साहब है ये भी एक कमांडर हैं और बड़े मशहूर कमांडर हैं अफगानिस्तान के अंदर और इनका ताल्लुक भी इब्राहिम सदर साहब के साथ है।
तो जब बीएलए बनी और बीएलए को बाकायदा इंडियंस ने हाईजैक किया और उसे ट्रेनिंग देना शुरू की और उसे फंडिंग देना शुरू की, तो फिर इब्राहिम सदर साहब को यह जिम्मेदारी दी गई कि बीएलए की ट्रेनिंग उन्होंने करवानी है और बीएलए को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल इब्राहिम सदर साहब ने करना है। तो बीएलए के इस वक्त 3 अफगानिस्तान के सूबे हैं जिसके अंदर बीएलए के कैंप्स हैं और बीएलए की वहां पे एस्टैब्लिशमेंट एक हेलमत सूबा है, फिर कंधार सूबा है, फिर नीमरोज सूबा है। तो नीमरोज हो या फिर कंधार हो या फिर हेलमत हो, इन तीनों सूबों के अंदर इस वक्त बीएलए की एस्टैब्लिशमेंट भी है, बीएलए के ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और बीएलए की रिहाइशगाहें भी वहीं पे मौजूद है। और यही वो तीनों सूबे हैं जिसके अंदर टीटीपी का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट वहां पे पाया जाता है। तो टीटीपी और बीएलए दोनों को इस वक्त अगर किसी की सरबराही हासिल है, किसी का दस्ते शफकत हासिल है या किसी की पैटर्नशिप हासिल है, तो वो इब्राहिम सदर साहब है। और इब्राहिम सदर साहब की ही सरपरस्ती में बीएलए ने बलोचिस्तान के अंदर काम करना शुरू किया था और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने मैसिव लेवल पे वहां कत्लो गारतगरी शुरू की। और इस वक्त भी जो उनके पास असलहा है, जो ट्रेनिंग है, इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक की सहूलत है, वो सारी इब्राहिम सदर साहब उन्हें फराहम कर रहे हैं। अब जो ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए, बल्कि थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उस जाफर एक्सप्रेस के अंदर ज़ाहिर बीएलए ने वो कार्रवाई की थी और उस वक्त पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तानी रियासत के इदारों को ये महसूस हुआ, ये इंफॉर्मेशन मिली कि इस ऑपरेशन को अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। तो उस वक्त जब इसके डांडे देखे गए तो वो सारे अफगानिस्तान के अंदर मिल रहे थे, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत जगहों पे इसका जिक्र भी किया, पाकिस्तानी रियासत के बहुत सारे ओहदेदारों ने जिक्र किया कि इसे अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और इसके पीछे इंडिया था। और इंडिया के जो मीडिया था उसने बाकायदा इसको बहुत कवरेज दी, बल्कि जो पाकिस्तानी हुकाम है उनको उस वक्त पता चला जब यह खबर इंडियन मीडिया पर चलना शुरू हुई कि जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया गया। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि यह ऑपरेशन कितना सोफिस्टिकेटेड था और उसके पीछे 2 मुल्क थे, एक अफगानिस्तान था, दूसरा इंडिया था और इन दोनों की मदद से यह ऑपरेशन हुआ था और बीएलए ने यह ट्रेन अगवा की थी और उसमें 26 लोग शहीद भी हुए थे। और जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया गया और पाकिस्तान का जो इमेज बर्बाद किया गया, उसके पीछे उस वक्त इंडिया भी था और इंडिया मीडिया भी था और साथ साथ अफगानिस्तान के कुछ लोग जिसके अंदर इब्राहिम सदर साहब भी शामिल हैं। ये सारे लोग उस वक्त उसके अंदर इन्वॉल्व थे। जब पहलगाम का वाकया हुआ तो पहलगाम के वाकये के साथ ही 2 बड़े काम हुए पाकिस्तान में। वो दोनों बड़े काम अगर आप देखेंगे तो आपको फिर अंदाजा होगा कि ये एक बैनुल कौमी साजिश है और इस साजिश के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहला जो काम हुआ वो ये कि टीटीपी की तरफ से बहुत बड़ा लश्कर बना के जिसके अंदर 300-350 लोग थे और उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाने के लिए उन्हें अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के अंदर धकेला गया। उस जमाने में आपने खबरें देखी होंगी कि 71 जो दहशतगर्द थे टीटीपी के या फितना अल ख्वारिज के साथ जिनका ताल्लुक था, उसे पाकिस्तानी एजेंसीज ने बाकायदा उनके साथ मुकाबला करके उन सबको जहन्नम वासल किया। और वो 71 लोगों की लाशें जो थी उसकी बाकायदा तस्वीरें बना के बैनुल कौमी तौर पर उसे नशर भी किया गया था, उसे रिलीज भी किया गया था कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की बैक पे खंजर मारना चाहते थे दूसरी साइड से। अब एक साइड से पहलगाम का वाकया हुआ है और वहां पे जो मीडिया इंडियन वो बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान से ऑपरेट हुआ था और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी और पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो शोर मचा रही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम का वाकया हुआ है और आईएसआई इसकी जिम्मेदार है। और जब ये सूरत डेवलप हो रही थी और पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन पैदा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जंग की तरफ बढ़ेगा सारा मामला, तो एन उस वक्त मगरबी सरहद यानी कि पाकिस्तान की पीठ से भी हमला शुरू हो गया पाकिस्तान के ऊपर, यानी अफगानिस्तान की तरफ से। और अफगानिस्तान की तरफ से पिछले 4-5 साल के अंदर सबसे बड़ी तश्कील तालिबान की या टीटीपी की उस वक्त पाकिस्तान आए और इन सब के पास अमेरिकन असला था और ये बाकायदा वेल ट्रेंड लोग थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह को पाकिस्तान की हिफाजत मंजूर थी और साथ साथ पाकिस्तानी अफवाज जो बड़ी विजिलेंट थे उन्होंने इनका मुकाबला भी किया और इन सबको जहन्नम हासिल कर दिया। 71 लोग मारे गए और फिर मुख्तलिफ ऑपरेशन के अंदर 25-30 लोग और मारे गए, बाकी सब लोग भाग के दोबारा अफगानिस्तान के अंदर पनागजीन हो गए। और उस वक्त पाकिस्तान ने इस तरह अपने आप को इन लोगों से महफूज रखा। इस ऑपरेशन के साथ ही फिर इब्राहिम सदर साहब खुफिया तौर पर इंडिया चले गए और इस वक्त भी इंडिया के अंदर और ये अपने साथ वफ्त लेके गए जिसके अंदर वजारत दिफा के लोग हैं, जिसके अंदर वजारत दाखिला के लोग हैं और इसके साथ साथ उनके जो फॉरेन ऑफिस अफगानिस्तान का, तालिबान का, उसके लोग भी हैं। और ये मुसलसल इंडिया की मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकातें हो रही हैं। फिर जो जयशंकर साहब हैं जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बाकायदा अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बाद में बात भी की और ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हुई कि तालिबान का वफ्द एक तो खुफिया तरीके से क्यों गया, दूसरा ये पहली मरतबा इंडिया में गया जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, और तीसरा ये है कि उस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों महाजों के ऊपर दोनों की टेंशन चल रही है, तो उस वक्त तालिबान के गवर्नमेंट का अहम वक्त इंडिया के अंदर क्या कर रहा है। तो जब ये चीज़ें फैलना शुरू हुई तो बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा होने शुरू हो गए। अब इन सवालात को अगर हम गौर से देखें तो कुछ चीज़ें निकलती हैं और इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा मजीद इसकी वजाहत में जाएंगे तो फिर हम इस सूरत को समझ सकते हैं। एक चीज़ तो यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हुई तो जो तालिबान मीडिया था उसने सारे के सारे मीडिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को रिजेक्ट किया और जो इंडियन जो उनका मौक़िफ़ है उसको उन्होंने प्रमोट किया। लिहाजा वहाँ पे रेगुलर मीडिया हो अफगानिस्तान के अंदर या सोशल मीडिया, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन मौक़िफ़ चला
पाकिस्तान की जो कामयाबी है या पाकिस्तान ने जो रेजिस्टेंस शो की या पाकिस्तान ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसका किसी जगह कोई हवाला नहीं आया। वहां सिर्फ और सिर्फ जो नरेंद्र मोदी का मौकफ है वो चला। बल्कि जब नरेंद्र मोदी ने तकरीर की, और ये तकरीर आदमपुर की तकरीर थी, तो उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर स्टेडियम के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के अफगानिस्तान के अंदर वो तकरीर सुनाई गई। तो लोगों को बताया गया कि इंडिया जो है वो जीत गया है और हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क हार गया है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है। वहां पे स्ट्रिप्स जो है वो डैमेज है, मिसाइल से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, ड्रोन्स का को पाकिस्तान खास इलाज नहीं कर सका। तो वहां पे मोदी साहब की तकरीर सुनाई गई, और इस वक्त भी जो मोदी का स्टेटमेंट है, जो राजनाथ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर सुनाई जा रही हैं।